हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक बैलून्स। अर्थशास्त्र के वीडियो में आपका स्वागत है। ये इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। ये टीजीटी, पीजीटी व अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन ए संपत्ति कर, ऑप्शन बी बिक्री कर, ऑप्शन सी व्यापार कर, ऑप्शन डी सीमा शुल्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए संपत्ति कर। संपत्ति कर एक प्रत्यक्ष कर है। यह कर प्रतिवर्ष किसी व्यक्ति की संपत्ति के कुल मूल्य पर लगाया जाता है, जिसकी सर्वप्रथम शुरुआत 1957-58 से हुई थी। अब यह कर केवल रिहायशी गृहों, फार्म हाउस, शहरी भूमि, जेवरात, सोना चांदी, मोटर कार, हवाई जहाज, नौकाओं, पोत आदि परिसंपत्ति पर लगाया जाता है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मॉडवेड अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1987। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1986। मॉडवेड अधिनियम 1986-87 में पारित किया गया था। यह वैट की एक संशोधित प्रणाली है। मॉडवेड का फुल फॉर्म मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स और हिंदी में संशोधित मूल्य वर्धित कर है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, वस्तु एवं सेवा कर की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए यह एक बिक्री कर का प्रकार है, ऑप्शन बी जीएसटी मूल्य वर्धित कर है, ऑप्शन सी यह एक अंतिम पड़ाव का कर है, ऑप्शन डी इसे प्रत्यक्ष स्तर पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है ऑप्शन बी जीएसटी मूल्य वर्धित कर है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। जीएसटी एक देश एक कर एक बाजार उद्देश्य को पूरा करता है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक प्राप्तियों के अंतर्गत पूंजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए सार्वजनिक उद्योगों तथा सेवाओं से आय, ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेश, ऑप्शन सी विदेशी ऋण, ऑप्शन डी ऋण अदायगी से प्राप्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सार्वजनिक उद्योगों तथा सेवाओं से आय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सार्वजनिक व्यय की वृद्धि सिद्धांत से निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए एडोल्फ वैगनर, ऑप्शन बी एलन टी पिकॉक, ऑप्शन सी जैक वाइजरमैन, ऑप्शन डी फिंडलेस राज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी फिंडलेस राज। सार्वजनिक व्यय की वृद्धि सिद्धांत से अर्थशास्त्री फिंडलेस राज का संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, किस अर्थशास्त्री ने सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए बार्गर, ऑप्शन बी पीगू, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी निकोलसन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी डाल्टन। डाल्टन ने सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर व्यक्त किया है। डाल्टन ने सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया। पहला प्रतिगामी व्यय, दूसरा अनुपातिक व्यय, तीसरा प्रगतिशील व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, K = 1/MPS उक्त सूत्र बताता है? ऑप्शन ए गुणक, ऑप्शन बी त्वरक, ऑप्शन सी MPC, ऑप्शन डी निवेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए गुणक। K = 1/MPS सूत्र गुणक बताता है। गुणक की धारणा के प्रतिपादन का श्रेय केंट विक्सेल को है। कोहन का गुणक रोजगार गुणक है, जो विनियोग की वृद्धि तथा रोजगार के वृद्धि के बीच संबंध स्थापित करता है। इसके बाद किन्स ने आय गुणक की धारणा दी है, जो विनियोग की मात्रा में परिवर्तन तथा उसके परिणाम स्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन को बताता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। अदृश्य निर्यात का अर्थ है। ऑप्शन ए निषिद्ध वस्तुओं का निर्यात, ऑप्शन बी अघोषित वस्तुओं का निर्यात, ऑप्शन सी सेवाओं का निर्यात, ऑप्शन डी हवाला व्यापार। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सेवाओं का निर्यात। अदृश्य निर्यात का अर्थ सेवाओं का निर्यात से है तथा दृश्य निर्यात का अर्थ वस्तुओं के निर्यात से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन ए सुम्पीटर द्वारा, ऑप्शन बी हॉले द्वारा, ऑप्शन सी नाइट द्वारा, ऑप्शन डी जेबी क्लार्क द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी नाइट द्वारा। लाभ का अनिश्चितता का सिद्धांत प्रो नाइट के द्वारा प्रतिपादित किया गया। प्रो नाइट ने अपनी पुस्तक रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट में विस्तृत रूप में इसका वर्णन किया है कि लाभ अनिश्चितता के कारण उत्पन्न जोखिम को वहन करने का प्रतिफल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। लगान एक विभेदात्मक आधिक्य है, यह धारणा किसकी है? ऑप्शन ए रिकार्डो, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी पीगू, ऑप्शन डी एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 50, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रिकार्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। पूर्ण प्रतियोगिता में व्यक्तिगत फर्म के लिए मांग की कीमत लोच होती है। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी इकाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अनंत। पूर्ण प्रतियोगिता के तहत प्रत्येक फर्म समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती है, जिससे एक क्रेता का अन्य उत्पादकों की तुलना में किसी एक विक्रेता की वस्तु के लिए अधिमान नहीं होता है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। फर्म के संतुलन की आवश्यक शर्त है। ऑप्शन ए MR = AC, ऑप्शन बी MR = MC, ऑप्शन सी AR = AC, ऑप्शन डी AC = MR। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी MR = MC। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। कीमत विभेद तब लाभ देता है जब दोनों बाजारों में मांग की कीमत लोच ऑप्शन ए भिन्न हो, ऑप्शन बी समान हो, ऑप्शन सी सदैव इकाई के बराबर हो, ऑप्शन डी अनंत हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए भिन्न हो। एक ही नियंत्रण के अंतर्गत उत्पादित एक ही वस्तु को अलग अलग क्रेताओं को अलग अलग मूल्य पर बेचने की क्रिया कीमत विभेद कहलाती है। कीमत विभेद संभव होने पर निम्न शर्तें आवश्यक होती हैं। पहली, विभिन्न बाजारों में मांग की लोच भिन्न भिन्न हो। दूसरी, बाजारों का पृथक पृथक तथा दूर दूर होना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। मौद्रिक लागत में सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए सामान्य लाभ, ऑप्शन बी अव्यक्त लागतें, ऑप्शन सी व्यक्त लागतें, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मौद्रिक लागत में सामान्य लाभ, व्यक्त लागतें तथा अव्यक्त लागतें जैसे मजदूरी, वेतन, ब्याज, लगान, माल की खरीद, लाइसेंस शुल्क, घिसावट व्यय आदि जो अकाउंट बुक में प्रदर्शित की जाती हैं को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। रैखिक समांग उत्पादन फलन से किस प्रकार के पैमाने का प्रतिफल प्राप्त होता है? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए बढ़ते हुए पैमाने का प्रतिफल, ऑप्शन बी स्थिर पैमाने का प्रतिफल, ऑप्शन सी ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्थिर पैमाने का प्रतिफल। कॉब डगलस उत्पादन फलन के अनुसार रैखिक समांग उत्पादन से पैमाने का स्थिर प्रतिफल प्राप्त होता है, अर्थात श्रम व पूंजी को किसी अनुपात में बढ़ाने से वस्तु उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। पूर्णतः पूरक वस्तुओं की स्थिति में तटस्थता वक्र की प्रवृत्ति कैसी होगी? ऑप्शन ए नीचे की ओर गिरती हुई,
ऑप्शन बी समांतर, ऑप्शन सी एल आकार की, ऑप्शन डी ऊपर की ओर चढ़ती हुई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी एल आकार की। पूर्णतः पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित अनुपात में ही प्रयुक्त होती हैं। जब दो वस्तुएं पूर्णतः पूरक वस्तुएं हों तो ऐसी स्थिति में अनादिमान वक्र समकोणीय आकार का होगा, अर्थात अनादिमान वक्र एल आकार का होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57 उद्घटित अधिमान्य सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए गणनावाचक उपयोगिता पर, ऑप्शन बी क्रमवाचक उपयोगिता पर, ऑप्शन सी बाजार के व्यवहार पर, ऑप्शन डी आचरणवादी क्रमवाचक उपयोगिता पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी आचरणवादी क्रमवाचक उपयोगिता पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 निकृष्ट वस्तुओं के लिए मांग की आयलोच। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए धनात्मक होती है, ऑप्शन बी ऋणात्मक होती है, ऑप्शन सी शून्य होती है, ऑप्शन डी अनंत होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ऋणात्मक होती है। निकृष्ट वस्तुओं के लिए मांग की आयलोच ऋणात्मक होती है तथा सामान्य वस्तुओं के लिए आयलोच इकाई से कम होती है और विलासिता वस्तुओं के लिए आयलोच इकाई से अधिक होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 निम्न में से कौन एक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए नोट निर्गमन, ऑप्शन बी बैंक दर नियंत्रण, ऑप्शन सी साख सृजन, ऑप्शन डी आंकड़ों का प्रकाशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी साख सृजन। साख सृजन वाणिज्य बैंकों का कार्य है, यह केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य हैं नोट निर्गमित करना, विनिमय प्रबंधन, साख नियंत्रण, आंकड़ों तथा सूचनाओं का एकत्रीकरण तथा मुद्रण, प्रशिक्षण सुविधाएं आदि। चलते हैं इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन नंबर 60 मांग में परिवर्तन का अर्थ है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग में वृद्धि या ह्रास, ऑप्शन बी किसी वस्तु के स्थापन्य वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग में वृद्धि या ह्रास, ऑप्शन सी किसी वस्तु की पूरक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग में वृद्धि या ह्रास, ऑप्शन डी मांग वक्र का स्थान परिवर्तन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी मांग वक्र का स्थान परिवर्तन। मांग में परिवर्तन का अर्थ मांग वक्र का स्थान परिवर्तन है। मांग में परिवर्तन दो प्रकार से होता है। पहला मांग में विस्तार या संकुचन, दूसरा मांग में वृद्धि या प्रकर्षण तथा मांग में कमी या विस्कर्षण। ओके गाइस, थैंक यू। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।